कई बातें सस्पेंस में हैं। वो किसने राजीव कुमार को कलकत्ता बुलाया? अमित अग्रवाल के जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कौन है? लगता है कि सबसे मजबूत व्यक्ति इस राज्य में वही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनी वाला आज जो हेमंत सोरेन जी की सरकार में हो रहा है, उसका रास्ता रघुवर दास जी की सरकार में ही बना था। ईडी ने कुछ दस्तावेज बंद लिफाफे में दिया है। गैंग ऑफ वासेपुर पुलिस महकमा में ही स्टैब्लिश हो जाएगा। नमस्कार, बाक बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज प्रसून। आज हम एक ज़िद्दी शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ज़िद्दी इस मायने में कि जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की तूती बोलती थी तो उस शख्स ने विरोध का झंडा उठा लिया। झारखंड बना, वो आए तो उन्होंने एक और मुख्यमंत्री के खिलाफ पंगा ले लिया, वो थे मधु कोड़ा। और ज़िद इतनी कि जिस सरकार में बाद में वो मंत्री बने, उसी सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्होंने न सिर्फ पंगा लिया बल्कि उस मुख्यमंत्री को उसी के विधानसभा क्षेत्र में जाकर हरा दिया। कुछ लोग उन्हें झारखंड का सुब्रमण्यम स्वामी भी बोलते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के इस महायोद्धा का नाम है सरयू राय। सरयू राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। मैंने आपको सुब्रमण्यम स्वामी बोला। कई लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आपके तोप का मुंह कब किसकी ओर मुड़ जाए, और आपसे आपकी पार्टी के लोग भी डरते थे। अब देखिए, स्वामी तो बहुत विद्वान हैं, बड़ी मेधावी हैं। संयोग है कि वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, इसलिए उनसे तुलना करना मेरा मुनासिब नहीं होगा। मैं सामान्य रूप से काम करता हूं, और काम करने में जब भी किसी से गलती होती है तो मैं सबसे पहले उन्हें बताता हूं कि जनहित में, राज्य के हित में आप जिस पद पर हैं उसके हिसाब से ये गलती ठीक नहीं है, आपको सुधार करना चाहिए। अब सलाह देने के बारे कहने के बाद, कई बार कहने लिखने के बाद भी जब अपनी ही धुन में लगे रहते हैं, तब मुझे बड़ी पीड़ा होती है, और तब मैं उनके खिलाफ़ बातें करना आरंभ करता हूँ। देखिए, मैं जब हम लोग राजनीति में कोई बहुत अस्तित्व नहीं था, तब मैंने बिहार में उस समय कोऑपरेटिव के बड़ी सशक्त हस्ताक्षर माने जाते थे तपेश्वर सिंह जी, जिन्होंने बिस्कोमान, लैंड डेवलपमेंट बैंक, कई संस्थाएं खड़ा की, काफ़ी काम किया उन्होंने। पर किसानों के मुद्दे पर मेरी उनसे तकरार हो गई। एक हरा बहार खाद थी बिस्कोमान की, जहाँ पड़ी खेत जल गए। मैंने इस मामला उठाया। 6 महीना तक सब कहते थे कि अच्छा देखते हैं, गलती हो गई है, जांच कराते हैं। नहीं कराया, और बाद में लगे कहने लोग कि ये क्या करेंगे, क्या हैसियत है इनके साथ। तो मैंने सबसे पहले उस मुद्दे को लिया था, और मैंने 6 वर्ष लगातार काम किया उस मुद्दे पर। नतीजा ये हुआ कि जितनी कोऑपरेटिव संस्थाएं बिहार की थीं, सब सुपरसीड हो गई। आज जो आर.के. सिंह केंद्र में मंत्री थे, वे बिस्कोमान के एमडी बन के आए थे। ऐसे ही कोऑपरेटिव बैंक के एमडी बदले, लैंड डेवलपमेंट बैंक के एमडी बदले। मैंने काम किया, सारा प्रमाण आर.के. सिंह ने मुझसे लिया, मुकदमा किया, और सारी संस्थाएं सुपरसीड हो गई। अलग बात है कि सुपरसेशन के बाद भी वहाँ कोऑपरेटिव की स्थिति नहीं सुधरी। तो कभी कभी लगता है कि चलिए वो आदमी गलत कर रहा था, मगर कुछ कर तो रहा था। एक सिस्टम खड़ा करने की बात है, जो भी है, जो प्रेम प्रकाश का नाम आ रहा है या पूजा सिंघल का नाम आ रहा है, और भी कई लोग हैं, कहा जा रहा है कि ये सब बने रघुवर दास के ज़माने में, पकड़ाए हेमंत सोरेन के ज़माने में, जब केंद्र की सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जब ये ईडी की जांच शुरू की, ईडी सशक्त हुआ। शायद इसीलिए आज हम देख रहे हैं कि जो प्रेम प्रकाश है उसका मामला क्या हुआ पता नहीं। ईडी की जांच अचानक साहिबगंज की ओर मुड़ जाती है। आपको कुछ लगता है क्या कि कुछ इस तरह का मामला हो सकता है क्या? नहीं, जो हैं, ये जो नाम आप ले रहे हैं, ये सभी आज नहीं कल। राजबाला वर्मा ने बुलाया था प्रेम प्रकाश को झारखंड। बिल्कुल, वो जानकारी है हम लोगों को, उस समय से ही जानकारी है जब प्रेम प्रकाश यहाँ आए थे। और जो करने लगे लोग जिस तरह से,
स्वास्थ्य विभाग में, उत्पाद विभाग में, मिड डे मील और आंगनबाड़ी के जो पोषण वाले कार्यक्रम हैं, उसमें इन लोगों ने जिस तरह का साम्राज्य खड़ा हो किया, उसकी जानकारी पूरी तरह से सबों को हो रही थी। अब मगर उस समय क्या था कि राजबाला वर्मा केंद्रीय व्यक्तित्व के नाते थी, जो रघुवर दास जी के लिए सारी चीज़ें करती थी, और उन्होंने इन सारे लोगों की नकेल अपने हाथ में रखा था, राजबाला वर्मा ने। हाँ, इसलिए ये सब बाहर नहीं जा सकते थे, एक दायरे में ही घूमते रहते थे। अब मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी की सरकार बनी तो मैंने तो बहुत पहले मुझे जानकारी मिली कि प्रेम आज सब चले गए हैं, तो मैंने ट्वीट भी किया था, उनको कहा भी था। उनके यहाँ से भी एक आदमी पूछने आए थे कि आपका ट्वीट किस बारे में, उन्होंने बताया था कि पूरा जो कुनबा था रघुवर दास जी के साथ, वो कुछ हेमंत सोरेन जी के नज़दीक में घुस गया है, कुछ दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, ये मैंने बताया था उनको। और यहाँ अंतर यही हुआ कि कोई राजबाला वर्मा जैसा केंद्रीय व्यक्तित्व तो इनकी सरकार में नहीं था जो इन सबों की नकेल अपने हाथ में कर रखे। सके। ये सब खुद मुख्तार हो गए, कई फ्रंट खुल गए जहाँ जहाँ। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से, हेमंत सोरेन से कहा था कि ये स्थिति रही हेमंत जी, तो कुछ दिन के बाद शासन पर आपका नियंत्रण नहीं रह जाएगा, जिस तरह के समूह खड़े हो रहे हैं चारों तरफ। तो मुझे तो जो मेरे नज़दीक है, हेमंत सोरेन को भी मैं बहुत प्यार करता था, स्नेह युक्त संबंध था उनका। मुझे बड़ी उम्मीद थी शुरू के दिनों में कि एक नौजवान आदिवासी परिवार का व्यक्ति है, ये निकल रहा है, अच्छा करेगा तो राज्य के लिए एक अच्छी नज़ीर पेश करेगा। मैंने मिलकर भी उनसे कहा कि आपके प्रति मेरे जैसे व्यक्तियों के मन में कहिए तो एक कमजोरी है, वो लोग चाहते हैं कि आप अच्छा करें। और मैंने उनसे यह भी कहा था कि देखिए, आपको जहाँ पहुँचना है आप शीर्ष पर पहुँच गए हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर तो प्रधानमंत्री का ही पद होता है, वहाँ तक मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में कोई ख्वाहिश होगी। इसलिए आप जहाँ पहुँच गए हैं वहाँ पहुँचकर आपको एक मिसाल कायम करनी चाहिए। नौजवान हैं ये, इस राज्य की राजनीति ऐसी है कि हेमंत सोरेन या तो अच्छा, आपको लगता नहीं है कि हेमंत सोरेन थोड़ा कमज़ोर पड़ गए या डर गए हैं? वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि लगातार कई मामले एसीबी में चल रहे हैं, इन्होंने जांच के आदेश खुद दिए थे और आज मोटा मोटी 2.5 साल हो गया, सब ढाक के 3 पात वही रह गए, वो जांच आगे नहीं बढ़ी। मैनहट वाले में आपने खुद पीआईएल किया है कि सारे सबूत रहने के बावजूद भी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। हेमंत सोरेन डरे हुए हैं या फिर कोई और कारण है कि वो ज़्यादा टकराव नहीं लेने के मूड में हैं और देश की जो परिस्थितियाँ उस हिसाब से, और खुद हेमंत सोरेन के खिलाफ शायद इतने सारे केसेस हैं, इस वजह से डरे हुए हैं? देखिए, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। मैंने पुस्तक लिखी, पुस्तक लेकर मैं डीजीपी विजिलेंस के यहाँ गया, हेमंत सोरेन जी के यहाँ गया। अच्छा। और मैंने बताया कि देखिए, इसमें आपको लोग एक ही बात समझा रहे होंगे कि मैनहट के नियुक्ति में जो अनियमितताएं हुई और जिस तरह से उसको तोपा गया, ढका गया। आप जब अर्जुन मुंडा जी की सरकार में नगर विकास मंत्री थे तो आपके समय में उसके बकाये का भुगतान हुआ, पूरा भुगतान नहीं हुआ। जो बकाया था उसमें हाई कोर्ट से एक ऑर्डर ले आए कि भाई सब सरकार ने काम करा लिया है तो भुगतान होना चाहिए। मैंने कहा कि तब आपने भुगतान किया। गलती एक ही हुई कि लॉ डिपार्टमेंट ने कहा था कि इस निर्णय के विरोध में हम लोगों को अपील दाखिल करना चाहिए डबल बेंच में। कैबिनेट ने कहा कि नहीं, हम पेमेंट करेंगे। मैंने कहा कि एक ही चीज़ है जिससे आपको वो जोड़ सकते हैं इस मामले में, मगर मुझे लगता है कि हमारा जो प्रयोजन है वह है कि रांची जैसे शहर के सीवरेज ड्रेनेज बनाने के लिए एक संस्था नियुक्त हुई थी। उस संस्था को रघुवर दास जी जब नगर विकास मंत्री बने तो उसको भगा दिया उन्होंने। दूसरी संस्था मैनहट को बहाल किया, उसके बहाली में तमाम तरह की अनियमितताएँ हैं। तो मेरा जोर वहीं तक है कि अनियमितताएँ हुई हैं और अनियमितताओं को ढकने का काम किया गया है। इसलिए आप इसकी जांच कराएंगे तो आपको कहीं इसमें नहीं आना होगा। उन्होंने जांच के लिए आदेश दे दिया। अब आदेश दिया, मुझे पता है कि जिसको इन्होंने इन्वेस्टिगेशन दिया था उसने पूरा काम कर लिया। पूरा काम करने के बाद अपना आरोप की जांच उसने अपने ऊपर के अधिकारी को जमा कर दिया। अब ये किया कि जो जांच में आरोप सिद्ध हुए हैं उन पर जो संबंधित लोग हैं उनसे उनकी प्रतिक्रिया, उनके विचार, उनका मंतव्य मांगा जाए। ये न्यायिक प्रणाली के लिए भी ठीक है। लोग नहीं आए, लोगों ने नहीं दिया।
रघुवर दास जी ने दिया, एक आध और लोगों ने दिया, और रघुवर दास जी ने जो दिया उसमें कहीं भी उन्होंने आरोपों का खंडन नहीं किया। उन्होंने यही कहा कि दुर्भावना के कारण मैंने इसलिए सब काम कराया है हेमंत सोरेन जी से। तो मैंने उस समय कहा था, अब बहुत देर हुई, मैंने विधानसभा में सवाल किया। सवाल के जवाब में आलमगीर साहब संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि 2 महीने के भीतर मैं सब लोगों से जवाब ले लूँगा और फिर आगे की कार्रवाई होगी। अब जब विधानसभा के पिछले सत्र में 5 दिनों के सत्र में जब रिपोर्ट पेश हुई, कृत कार्य प्रतिवेदन आया कि पिछले विधानसभा सत्र में जो आश्वासन थे आपने क्या किया है, तो विचित्र लिख दिया उन्होंने। लिखा कि फलां फलां को नोटिस गई, इन्होंने जवाब दिया है। रघुवर दास जी ने कहा कि हम पर आरोप नहीं बनता है। सेक्रेटरी थे BK सिंह, उन्होंने कहा कि आरोप नहीं बनता है। बाकी लोगों ने जवाब ही नहीं दिया, कोई मिला नहीं, किसी की चिट्ठी नहीं लौट के आई। और इसमें पहले भी 2 बार झारखंड की कैबिनेट ने इसको पारित कर दिया है। और एक बार तो विधानसभा समिति की रिपोर्ट पर विधिक मंतव्य भी है। तो जब इतना हो गया है तब विजिलेंस के अधिकारी चाहते हैं कि हम मार्गदर्शन लें कि इस आलोक में जांच का काम आगे बढ़ाया जाए। सरकार का क्या जवाब था? सरकार ने क्या कहा? नहीं, सरकार ने ही लिख दिया इतना कि अब हम विधिक परामर्श की प्रक्रिया आरंभ करेंगे इसके मामले में। तो मुझे लगा कि ये तो भाई आप इस मामले को ठंडे बस्ते में डालने की ओर हैं, इसलिए मैंने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया। विधिक परामर्श की जो बात आई कृतकार्य प्रतिवेदन पर, मैंने लिखा है विधानसभा के अध्यक्ष को कि भाई साहब ठीक है, आपने आरोप भेजा लोगों के पास, लोगों ने जवाब दिया, तो आपने 2 लाइन में कहा कि इन्होंने कहा कि हम पर आरोप नहीं बनता है, मगर आप हमको इतना बता दीजिए कि आपने जो आरोप भेजा उसकी सूची मुझे दे दीजिए, और उन्होंने जो आपको जवाब दिया कि हम पर केस नहीं बनता है, तो उन्होंने जो अपना पत्र दिया है, जवाबी पत्र, वो हमको दे दीजिए। और 2 बार कैबिनेट ने पास किया, तो मेरा तो यही आरोप है कि कैबिनेट के सामने तथ्य रखे ही नहीं गए। और अगर विधिक परामर्श भी है तो विधिक परामर्श तथ्य पर आधारित है या आलतू फालतू की तरह का है। आप मुझे सारे पत्र प्रतिवेदन दे दीजिए, और मैं देखता हूँ कि हमारे स्पीकर साहब सरकार को कब भेजते हैं। एक और बात, जब भ्रष्टाचार की बात करें तो कुछ दिन पहले आपका एक ट्वीट आया था कि बंगाल के कुछ जो अधिकारी हैं, पुलिस विभाग के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है, और आपने कहा था कि झारखंड के भी कुछ अधिकारियों का नाम आने वाला है। मामला क्या है और झारखंड से कैसे जुड़ा है? ये कोयला घोटाले से जो कुछ पुलिस के अधिकारी 8 या 10 हैं, उनको ईडी ने समन किया है। तो उसी तरह के कोयला घोटाले के समय जो NIA ने जांच किया था, उसमें एक सोनू अग्रवाल नाम का NIA में अभियुक्त था जो बहुत समय तक जेल रहा, उसको 4 जिलों की पुलिस ने बॉडीगार्ड दिया था। और मुझे भी पता है कि जेल में जो बंद हैं उस घोटाले के लोग, आम्रपाली खदान से लेकर, जो जेल में उनके साथ बहुत दिन रह गया, उसे तो बताते हैं कि हम किसको कितना पैसा देते थे। मजबूत लोग हैं, कोई उनके बेटे को, किसी को हम लोग पैसा दिया करते थे। तो ईडी जब इन सारी चीज़ों को खंगालेगी तो झारखंड के भी कुछ पुलिस के पदाधिकारी ज़रूर इसकी जद में आएंगे, और वो निश्चित रूप से आज नहीं तो कल आएंगे। और 2-4 दिनों में मुझे लगता है, मेरा अनुमान है कि कई ऐसे लोगों पर ईडी हाथ डालने की ओर जाएगी। जब राजीव जी का मामला ले लिया है ईडी ने अपने पाले में, तो किसने राजीव कुमार को कलकत्ता बुलाया, किसने इनको व्हाट्सएप पर टिकट भेजा, और किससे जाकर उसने मिलवा दिया जो पैसा का थैला लेकर खड़ा था। शॉपिंग मॉल में पैसा कौन दे रहा था 50 लाख रुपए? हाँ, ये भी बहुत बड़ा ये है। तो दोनों ही पकड़े जाएंगे ना। जिसने पैसा दिया तो पैसा देने वाला भी तो मनी लॉन्ड्रिंग में आ रहा है ना, भले उसने अपने अकाउंट से ही पैसा क्यों नहीं निकाला हो। बिल्कुल। और जिसने बुलाया वो पहले भी दागी है और लेकर गया, तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश होगी। इसी संदर्भ में मैंने ये भी कहा था कि एक ASI रैंक का अफसर है जिसको मौखिक आदेश पर एक अधिकारी ने अपने ऑफिस में बुला लिया है। मौखिक आदेश से बुलाने का क्या तात्पर्य है? और जो उनके ऑफिस में बुलाया वो काम वहाँ नहीं कर रहा है, वो काम रांची जिला के टेक्निकल सेल में कर रहा है, जहाँ सर्विलांस
होता है, जहाँ देखा जाता है किसने किसको फ़ोन किया। तो इस तरह की चीज़ें होती वो रहेंगी। एएसआई फोन टैपिंग का एक्सपर्ट माना जाता है। एक्सपर्ट माना जाता है। ये होती रहेंगी तो गैंग ऑफ वासेपुर पुलिस महकमा में ही स्टैब्लिश हो जाएगा। तो जब सरसों में ही भूत घुस जाएगा तो फिर सरसों से क्या इलाज होगा। इसलिए मैंने ये कहा था, और मुझे भरोसा है कि ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना कदम बढ़ाएंगी तो ये सारे षड्यंत्र करने वाले लोग पकड़े बहुत जाएंगे। इंटरेस्टिंग पॉइंट पे हम अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि इन्होंने राजीव कुमार का जो झारखंड हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है उनका मामला उठाया, और राजीव कुमार ने कहा ऐसा जा रहा है कि उन्हें ट्रैप किया गया, किसी ने पैसे देने के बहाने बुलाया और कैसे फंसाया। और ईडी जब उनकी पूछताछ करेगी तो कई बड़ी शख्सियतें झारखंड की इस लपेटे में आ सकती है। छोटा सा ब्रेक है, बाक बेबाक में जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम झारखंड में ईडी की कार्रवाई और ख़ास करके झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और ऐसे अधिवक्ता जिन्होंने कई हाई प्रोफाइल मामले अपने हाथ में ले रखे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ शेल कंपनी वाला मामला भी वही देख रहे थे। इसके अलावा भ्रष्टाचार के कई बड़े मामले थे, गोपाल जी तिवारी वाला एक मामला था, और अचानक उस अधिवक्ता को बंगाल में गिरफ्तार कर लिया जाता है। आरोप ये लगे कि ये केस मैनेज करने के लिए गए थे, लेकिन सरयू राय जी का कहना है कि इन्हें बुलाया किसने, व्हाट्सएप पे राजीव कुमार को प्लेन का टिकट भेजने वाला कौन था, और वो कौन सा शख्स था जिसने इन्हें रुपए दिए या देने की कोशिश की। सरयू राय जी, जब राजीव कुमार जी का केस मैं भी कुछ देख रहा था तो कई बातें सस्पेंस में हैं। पहले तो 24 घंटे तक पता ही नहीं चला कि इनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई। उसके बाद ये नहीं पता चला कि मामला कितने का है, कभी इनके परिवार वालों को नहीं मिलने दिया गया। आखिर बुलाने वाला कौन था? आपको क्या जानकारी इस केस से जुड़ा हुआ है, जो क्या आपको ऐसा लगा जो थोड़ा विचित्र हो? देखिए, राजीव कुमार जी से मेरा परिचय उस समय हुआ था जब मैं हाई कोर्ट में मधु कोड़ा के मामले का मुकदमा लड़ रहा था। उस समय नया नया परिचय मेरा हुआ। तब से मेरा लगातार उनके साथ मिलना जुलना है। उनके यहाँ कोई मामला आता है तो मेरे यहाँ परामर्श के लिए आते हैं। मुझे भी किसी कागजात की ज़रूरत होती है तो मैं उनसे बात करता हूँ। ये संबंध हम लोगों का ऐसा है। लोग कहते हैं कि राजीव कुमार PIL करते थे तो लोगों का दोहन करते थे। अब लोगों का ये विचार है, इस मामले में मैं राजीव कुमार जी का बचाव नहीं करना चाहता हूँ, मगर राजीव कुमार जो भी मामला उठाते थे उसमें अगर किसी का दोहन ही करते थे तो उस व्यक्ति ने कोई ना कोई गलतियाँ की हैं बड़ी, तभी वो इसके लिए तैयार होगा। अब कलकत्ता गए, इसके पहले झारखंड हाई कोर्ट से लेके कई मुकदमे हैं, कुछ चल रहे हैं, कुछ पेंडिंग हैं, कुछ डिफेक्ट में हैं, इनके चल रहे हैं। तो आज राजीव कुमार को अगर आप फंसा देते हैं तो कल मेरे आपके इनके जैसा कोई भी आदमी उन्हीं सबूतों को लेकर एक अलग PIL या अलग रीट हाई कोर्ट में दाखिल कर सकता है। और कोई व्यक्ति जिसका नाम ही केस मुकदमे में नहीं है, पार्टी ही नहीं है, तो उससे राजीव कुमार क्या ठगने गए थे और क्या उसका दोहन करने गए थे। इसलिए उनके जो व्यक्तिगत गुण अवगुण हैं वो अपनी जगह पर है। हम लोगों का संबंध केस मुकदमे में अच्छा लगता था कि एक आदमी तो हाई कोर्ट में खड़ा हो रहा है सीना तान के और गलतियों को आगे उद्धृत कर रहा है। इसलिए हम लोगों की परस्पर पसंद का ही एक कारण रहता था कि वो इस मामले को तल्खी से उठा रहे थे। उन्होंने जो मामले उठाया है, ये जो सेल कंपनी के मामले में ईडी ने कुछ दस्तावेज़ बंद लिफाफे में दिया है। अब ये सारे बंद लिफाफे वाले कागजात सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस दिन ये बंद लिफाफा खुलेगा उस दिन कोई भी कोर्ट CBI जांच से कम का निर्णय नहीं दे सकता इस मामले में। सेल कंपनियां हैं, सेल कंपनियों में भाग लेने वाले लोग हैं, उनके बयान हैं साहब। जब इतनी चीज़ें कहीं होंगी बंद लिफाफे में, निकलेंगी बंद लिफाफे से बाहर तो विस्फोट होगा। महत्वपूर्ण ये है कि राजीव कुमार ने जिन बातों को कोर्ट के सामने रखा है उन बातों में तथ्य है कि नहीं है। अब ये चाहते हैं कि राजीव कुमार मुकदमा करने वाले हैं तो ये वैसे व्यक्ति, इनकी इंटीग्रिटी वैसी नहीं है कि इनके PIL पर विचार किया जाए।
उनकी इंटीग्रिटी जाए चूल्हे बाढ़ में, वो नहीं हो सकती है। मगर उन्होंने जो विषय उठाया है कोर्ट के सामने, वो सही है। उसमें दम है कि नहीं है, आज सवाल ये है। इसलिए जिन लोगों ने राजीव कुमार को फंसाया है, उन्होंने एक तरह से सेल्फ गोल किया है। और राजीव कुमार पैसा लेते पकड़े गए तो पैसा देने वाला कौन है? अपने अकाउंट से ही उसने अगर वो पैसे को निकाला तो उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य तो कोई बड़ी पवित्र नहीं है। इसलिए अब ईडी इस मामले को लेगी तो इस पहलू को भी तलाशेगी। और ऐसे नाम आ रहे हैं साहब जो है यहाँ एनआईए के अभियुक्त रहे हैं, जेल में रहे हैं। तो इसलिए राजीव कुमार को बदनाम करना इसलिए कि उनका पीएल ख़त्म हो जाए। मैं कहता हूँ कि अगर राजीव कुमार को सुप्रीम कोर्ट मानता है कि पीएल करने लायक नहीं है, तो हम लोगों जैसे आदमी उन्हीं सबूतों को उठाएंगे और कोर्ट में लेकर जाएंगे साहब। हाँ, इसमें इस मामले में हम लोग कोई इंटरवेनर भी बन सकता है, कुछ भी कर सकता है आदमी इस मामले में। इसे सुप्रीम कोर्ट अगली डेट पर विचार करेगा। तब तक मुझे लगता है कि बहुत सारे रहस्य पर्दे से बाहर आ जाएंगे और सेल्फ गोल करने वालों को भी उनका कुछ नतीजा और मिल लोग जाएगा। थे, जैसे आप हो सकता है कि जहन में चूंकि प्रेजेंट में ये मामला शेल कंपनी वाला चल रहा हो, इसलिए ज़्यादा लग रहा है कि इसी मामले से जुड़ा हुआ है। कई ए हैं, अमित अग्रवाल हैं, एक कोई अखिलेश आदित्य सिंह पकड़े गए थे जिस दिन इन तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हुई थी, वो एक ए है। एक और ए है जो माननीय हैं, इनका भी मामला ईडी में जाने वाला था, शायद इशारा दर्शक समझ रहे होंगे। तो ऐसा नहीं लगता कि ये राजीव कुमार को इतना डरा दिया जाए या फिर राजीव कुमार जैसों को इतना डरा दिया जाए कि कोई दूसरा इन ताकतवर लोगों के खिलाफ आवाज़ न उठा सके, और इस वजह से ये सारी साजिश रची गई। और जो आप डबल ए की बात कर रहे हैं, मैं नाम ले लेता हूँ अमित अग्रवाल के जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो कौन है? लोगों को इसके बारे में भी जानना चाहिए। देखिए, अमित अग्रवाल की पृष्ठभूमि आरंभ होती है बिरसा के पास चिरकुंडा है, वहाँ से। जी बिल्कुल। इनके अपने चचा बजरंग अग्रवाल थे, वो बीजेपी के नामधारी जी और समरेख सिंह गुट के बड़े समर्थक थे। एक मीजाम बनस्पति इनकी थी, कलकत्ता में रहते हैं। कलकत्ता में रहते हुए मैंने कुछ सेल कंपनियों का नाम 2013 में दिया था। जब हेमंत सोरेन जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो मैंने 31 कंपनियों का नाम दिया था। और एक अब नहीं रहे, दिल्ली के पास के हैं, मुखिया नाम से यहाँ लोग जानते थे। उस मुखिया ने 2-3 लोगों के साथ मेरे यहाँ आकर ये सारी चीज़ों को दिया। मैंने प्रेस में दिया, सारा छपा। आज सेल कंपनियों की जो सूची राजीव कुमार ने हाईकोर्ट में दिया है, 100% वही कंपनियां हैं जो मैंने मुखिया जी ने आपको दिया था। हाँ, और मैंने 2013 में उठाया था इसको। तो ये बात उसमें बहुत दूर तक नहीं जा सकी। मगर मुझे आश्चर्य हुआ कि सीरियल नंबर वाइज जो हमने दिया था सीबीआई के पास भी पहुंचा था। मुझे लगता है सीबीआई से ईडी ने लिया है और ये चीज़ें वहाँ गई हैं हाईकोर्ट में। तो ये मामले पुराने हैं। उनमें से कुछ कंपनियाँ सेल कंपनियाँ हैं और कुछ कंपनियाँ सेल कंपनियाँ नहीं हैं, वो लगातार सक्रिय कंपनियां हैं। मगर सक्रिय कंपनियों में भी कहीं का अवैध धन जाता है तो अवैध कार्य ही कहा जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सेल कंपनियां ही अवैध काम करती हैं। तो ये सारे मामले आएंगे तो जिनका नाम ले रहे हैं AAA, ये सब लोग तो गिरफ्त में आएंगे ही। इसलिए मैं तो हमारे अनूप जी हैं, अनूप जी राजेंद्र बाबू के सुपुत्र हैं, उनसे बड़ी मधुर घरेलू रिश्ता है। मगर विधानसभा में 4-5 लोगों के बीच में मैंने कहा कि आपने जो FIR किया है ये आपके पक्ष में नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल। अब ईडी चाहेगी उस मामले को ले लेगी। तो अब जिसके घर शीशे के हैं उसको पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, कहीं ये बात आती है। तो अमित अग्रवाल के बारे में तो पिछले 2 साल में उनकी जो हैसियत बनी है, लगता है कि सबसे मजबूत व्यक्ति इस राज्य में वही हैं। तो ये कई चेहरे, प्रेम प्रकाश हैं, एक कौन चौधरी है मुजफ्फरपुर का, जो रघुवरदासी के सरकार में से ही काम करना उसने शुरू किया था, और जो शराब वाला काम था उसे मैन पावर सप्लाई करने वाला वही था। तो ऐसे कई लोग हैं। और मुझे लगता है कुछ लोग कहते भी हैं कि भाई कोई इस तरह से धन उगाही के लिए नए नए किरदार पैदा करे, इससे बेहतर है कि जो पहले के अनुभवी किरदार हैं उन किरदारों की ही मदद ले ली जाए इसमें, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल हैं। आज आपके साथ हैं, कल मेरे साथ होंगे, परसों उनके साथ होंगे। तो उनकी ऐसे लोगों की कोई विचारधारा नहीं होती है। वो तो सिर्फ सत्ता के साथ सटते इसलिए कि पैसा कमाए। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हेमंत सोरेन जी
पर आरोप लगाकर जो ईडी या सेंटर हासिल करना चाहता है वो आगे बढ़ेगा तो रास्ता रघुवर दास की सरकार तक जाएगा, वहाँ तक जाएगा। सारे के सारे लोग वही हैं। ये सारे काम उस समय ही आरंभ हुए हैं। और हेमंत सोरेन तो अच्छा बदनाम ही नहीं, अच्छा वाली बात है। इनके समय में ये आरोप खुलकर सामने आए हैं। तो अगर हिम्मत हो सेंट्रल एजेंसियों की वहाँ तक जाएं, नहीं तो दिस फार एंड नो फर्दर की बात रहेगी उनकी। आखिरी सवाल यह है कि जो 3 विधायक पकड़े गए आज, हालांकि बंगाल हाईकोर्ट ने उनको ज़मानत दे दिया, इन तीनों को विधायक के पकड़े जाने में भी अग्रवाल कनेक्शन सामने आ रहा है। क्योंकि एक जो महेंद्र अग्रवाल थे जिनके यहाँ बाद में बंगाल पुलिस ने छापा मारा, वो भी बड़ा बाज़ार में रहते थे। अग्रवाल लॉबी की जो बात कर रही है, कहीं ना कहीं ये तार जो राजीव कुमार वाले तार हैं वो ये तीनों विधायकों से भी जुड़ते हैं। और एक और रहस्यमय शख्सियत जो कि आदित्य सिंह उसी रात को रांची के एक होटल में मौजूद था जिस रात को इन तीनों विधायकों की गिरफ्तारी हो गई। लग रहा है कि ये प्लान कहीं और किया गया, एग्जीक्यूशन में ये तीनों विधायक फंस गए। तीनों पकड़े गए। देखिए, तीनों का पकड़ाना एक बात है, अगर वो पैसा के साथ पकड़े गए तो कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। उस पर इनकम टैक्स जांच करती, ये बता दे कि हमारा पैसा यहाँ का है, वहाँ का वैध है कि अवैध है, और कहीं का नहीं है तो उस पर 30% टैक्स देते, फ्री होते। कोशिश की गई कि इसको हम एक दायरे में लाएं। जिन महेंद्र अग्रवाल की आप बात कर रहे हैं उनके नाम से भी कंपनियां हैं, सेल कंपनियां थोड़ा तरह की सूची में। तो ये पूरा गैंग है और इस गैंग का मुख्य सूत्रधार रांची में बैठे हुए वैसे व्यक्ति हैं जो मौखिक आदेश पर किसी एएसआई का ट्रांसफ़र करा के अपने यहाँ लाते हैं। और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर ईडी जांच करे और यहाँ तक जाए और उन इंस्ट्रूमेंट्स की जांच करे जिनके माध्यम से तीनों विधायकों को पकड़वाने का, राजीव कुमार को पकड़वाने की साजिश हुई है, 24 घंटे के अंदर तो ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाएंगी। उसके कुछ ही 2-4 दिन पहले ही वो आदमी यहाँ लाया गया है ये करके। तो मैंने इसीलिए कहा था कि जब पुलिस महकमा में ही गैंग ऑफ वासेपुर जैसा कोई संगठन संस्था बन जाएगी तो होगा क्या, सवाल आगे का है, भविष्य का है। बिल्कुल। सरयू राय जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए बाक बेबाक समाचार प्लस के साथ।